हम मई दिवस का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मई दिवस का इतिहास अलेक्जेंडर ट्रैक्टनबर्ग ने 1932 में एक पुस्तिका के रूप में लिखी थी। बिगुल पुस्तिका 4 के रूप में यह प्रकाशित हुई है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और कम्युनिस्ट साहित्य के प्रकाशक अलेक्जेंडर ट्रैक्टनबर्ग द्वारा 1932 में लिखित यह पुस्तिका मई दिवस के इतिहास, उसके राजनीतिक महत्व और मई दिवस के बारे में मजदूर आंदोलन के महान नेताओं के विचारों को रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है। मई दिवस का जन्म काम के घंटे कम करने के आंदोलन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। काम के घंटे कम करने के इस आंदोलन का मजदूरों के लिए बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है। जब अमेरिका में फैक्ट्री व्यवस्था शुरू हुई, लगभग तभी यह संघर्ष उभरा। हालांकि अमेरिका में अधिक तनख्वाहों की मांग शुरुआती हड़तालों में सबसे ज्यादा प्रचलित मांग थी, लेकिन जब भी मजदूरों ने अपनी मांगों को सूत्रबद्ध किया, काम के घंटे कम करने का प्रश्न और संगठित होने के लिए अधिकार का प्रश्न केंद्र में रहा। जैसे जैसे शोषण बढ़ता गया, मजदूरों को अमानवीय रूप से लंबे काम के दिन और भी बोझिल महसूस होने लगे। इसके साथ ही मजदूरों की काम के घंटों में आवश्यक कमी की मांग भी मजबूत होती गई। 19वीं सदी की शुरुआत में ही अमेरिका में मजदूरों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के काम के समय के विरोध में अपनी शिकायतें जता दी थी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यही उस समय के काम के घंटे थे। 14, 16 और यहाँ तक कि 18 घंटे का कार्यकाल भी वहाँ आम बात थी। 1806 में अमेरिका की सरकार ने फिलाडेल्फिया के हड़ताली मोचियों के नेताओं पर साजिश से मुकदमे चलाए। इन मुकदमों में यह बात सामने आई कि मजदूरों से 19 या 20 घंटों तक काम कराया जा रहा था। 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक काम के घंटे कम करने के लिए हड़तालों से भरे हुए थे। कई औद्योगिक केंद्रों में तो एक दिन में काम के घंटे 10 करने की निश्चित मांगे भी रखी गई। मैकेनिक्स यूनियन ऑफ फिलाडेल्फिया को, जो दुनिया की पहली ट्रेड यूनियन मानी जाती है, 1827 में फिलाडेल्फिया में काम के घंटे 10 करने के लिए निर्माण उद्योग के मजदूरों की एक हड़ताल करवाने का श्रेय जाता है। 1834 में न्यूयॉर्क में नानबाइयों की हड़ताल के दौरान वर्किंग मेंस एडवोकेट नामक अखबार ने छापा था, पावरोटी उद्योग में लगे कारीगर सालों से मिस्र के गुलामों से भी ज्यादा यातनाएं झेल रहे हैं। उन्हें हर 24 में से औसतन 18 से 20 घंटे तक काम करना होता है। इन इलाकों में 10 घंटे के कार्य दिवस की इस मांग ने जल्दी ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस आंदोलन में हालांकि 1837 के संकट से बाधा पड़ी, लेकिन फिर भी यह आंदोलन दिन पर दिन विकसित होता गया और इसी के चलते वॉन ब्यूरेन की संघीय सरकार को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 10 करने की घोषणा करनी पड़ी। पूरे विश्व भर में काम के घंटे 10 करने का संघर्ष अगले कुछ दशकों में शुरू हो गया। जैसे ही यह मांग कई उद्योगों में मान ली गई, वैसे ही मजदूरों ने काम के घंटे 8 करने की मांग उठानी शुरू की। 50 के दशक के दौरान लेबर यूनियनों को संगठित करने की गतिविधियों ने इस नई मांग को काफी बल दिया। हालांकि 1857 के संकट में इसमें भी अवरोध आया। यह मांग कुछ सुसंगठित उद्योगों में इस संकट के आने से पहले ही मान ली गई थी। यह आंदोलन मात्र अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। यह आंदोलन हर उस जगह प्रचलित हो गया था जहां उभरती हुई पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मजदूरों का शोषण हो रहा था। यह बात इस तथ्य से सामने आती है कि अमेरिका से पृथ्वी के दूसरे छोर पर स्थित ऑस्ट्रेलिया में निर्माण उद्योग के मजदूरों ने यह नारा दिया, 8 घंटे का काम
8 घंटे मनोरंजन, 8 घंटे आराम, और उनकी यह मांग 1856 में मान भी ली गई। काम के घंटे 8 करो आंदोलन की अमेरिका में शुरुआत। वह संघर्ष जिससे मई दिवस का जन्म हुआ, अमेरिका में 1884 में काम के घंटे 8 करो आंदोलन से शुरू हुआ। हालांकि इससे एक पीढ़ी पहले भी एक राष्ट्रीय श्रम संगठन नेशनल लेबर यूनियन ने जिसने एक जुझारू सांगठनिक केंद्र के रूप में विकसित होने की आशा लगाई गई थी, छोटे कार्य दिवस का प्रश्न उठाया था और इस पर एक आंदोलन खड़ा करने का प्रस्ताव रखा था। गृह युद्ध के पहले साल 1861-62 ने कुछ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों का लोप होते देखा। ये युद्ध शुरू होने के ठीक पहले बनी थी। इनमें मोल्डर्स यूनियन, मैकेनिस्टिक्स और ब्लैकस्मिथ यूनियन प्रमुख थी। लेकिन आने वाले कुछ सालों में कई स्थानीय श्रमिक संगठनों का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण भी हुआ। इन यूनियनों को एक राष्ट्रीय संघ की जरूरत साफ दिखाई देने लगी। 20 अगस्त 1866 को नेशनल लेबर यूनियन बनाने वाली 3 ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि बाल्टीमोर में मिले। राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए जो आंदोलन चला था, उसका नेतृत्व विलियम एच सिल्विस ने किया था। वह पुनर्गठित मोल्डर्स यूनियन का नेता था। सिल्विस हालांकि एक नौजवान आदमी था, लेकिन उस समय के श्रमिक आंदोलनों में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिल्विस का प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेताओं से भी संपर्क था, जो लंदन में थे। उसने नेशनल लेबर यूनियन को इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल से संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और उसमें मदद भी की। 1866 में नेशनल लेबर यूनियन के स्थापना समारोह में यह प्रतिज्ञा ली गई, इस देश के श्रमिकों को पूंजीवादी गुलामी से मुक्त करने के लिए वर्तमान समय की पहली और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अमेरिका के सभी राज्यों में 8 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य कार्य दिवस बनाने का कानून पास कराया जाए। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। इस समारोह में कार्य दिवस को 8 घंटे करने का कानून बनाने की मांग के साथ ही स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियों के अधिकार की मांग को उठाना भी बहुमत से पारित हुआ। साथ ही यह तय हुआ कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाए जो औद्योगिक वर्गों के हितों को प्रोत्साहित करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों। 8 घंटा दस्तों, 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए बने मजदूर संगठन। 8 घंटा दस्तों का निर्माण नेशनल लेबर यूनियन द्वारा किए गए आंदोलन का ही परिणाम था और नेशनल लेबर यूनियन की इन गतिविधियों के ही परिणाम स्वरूप कई राज्य सरकारों ने 8 घंटे के कार्य दिवस का कानून पास करना स्वीकार कर लिया था। अमेरिकी कांग्रेस ने ठीक वैसा ही कानून 1868 में पारित कर दिया। इस काम के घंटे 8 करो आंदोलन की उत्प्रेरक नेता थी बोस्टन की मैकेनिस्ट ईरा स्टीवर्ट। हालांकि शुरुआती दौर के श्रमिक आंदोलन का कार्यक्रम और नीतियां प्राथमिक स्तर की थी और हमेशा उनका प्रभाव नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ सर्वहारा नैसर्गिकता पर आधारित थी। वे एक जुझारू मजदूर आंदोलन की नींव बन सकती थी, लेकिन बाद में सुधारवादी नेता और पूंजीवादी राजनीतिज्ञ इन संगठनों में घुस गए और उन्हें गलत मार्ग पर अग्रसर कर दिया। बहरहाल 4 पीढ़ियों पहले अमेरिकी श्रमिकों के राष्ट्रीय संगठन NLU यानी नेशनल लेबर यूनियन ने स्वयं को पूंजीवादी गुलामी के विरुद्ध घोषित किया और स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधि के अधिकार की मांग की।
सिल्विस का लंदन में इंटरनेशनल के साथ संपर्क जारी था। चूंकि सिल्विस नेशनल लेबर यूनियन का अध्यक्ष था, एनएलयू ने 1867 के अपने सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1869 में इंटरनेशनल की जनरल काउंसिल के आमंत्रण को स्वीकार किया। इंटरनेशनल के बेसेल कांग्रेस में अपना एक प्रतिनिधि भी भेजा। दुर्भाग्य से सिविल्स की एनएलयू के सम्मेलन के पहले ही मृत्यु हो गई और शिकागो के छपने वाले वर्किंग मेंस एडवोकेट के संपादक एससी कैमरॉन सिविल्स के स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में गए। जनरल काउंसिल ने एक विशेष प्रस्ताव के तहत अपने इस आशावादी नौजवान अमेरिकी श्रमिक नेता की मृत्यु पर शोक जताया। सबकी आंखें सिल्विस पर रुक गई थी। सिल्विस के पास अपनी महान क्षमताओं के अलावा अपनी सर्वहारा सेना के जनरल के रूप में 10 वर्ष का अनुभव था और सिल्विस अब नहीं रहे। सिल्विस की मौत नेशनल लेबर यूनियन के ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण बनी और यह ह्रास जल्द ही एनएलयू के अंत के रूप में सामने आया। काम के घंटे 8 करो आंदोलन पर मार्क्स के विचार। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग करने का निर्णय नेशनल लेबर यूनियन ने अगस्त 1866 में लिया। उसी वर्ष सितंबर में पहले इंटरनेशनल की जिनेवा कांग्रेस में इस 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग निम्न रूप से दर्ज हुई। काम के दिन की वैध सीमा तय करना एक प्राथमिक शर्त है जिसके बिना मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार या उसकी मुक्ति का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। यह कांग्रेस 8 घंटे के कार्य दिवस का प्रस्ताव रखती है। 1867 में प्रकाशित पूंजी के पहले खंड के कार्य दिवस पर आधारित अध्याय में मार्क्स ने नेशनल लेबर यूनियन द्वारा शुरू किए गए काम के घंटे 8 करो आंदोलन की ओर ध्यान दिलाया है। पूंजी का यह हिस्सा काफी प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें मार्क्स ने काले मजदूरों और श्वेत मजदूरों के वर्ग हितों की एकता के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है, जब तक दास प्रथा गणराज्य के एक हिस्से पर कलंक के समान चिपकी रही, तब तक अमेरिका में कोई भी स्वतंत्र मजदूर आंदोलन पंगु बना रहा। सफेद चमड़ी वाला मजदूर कभी भी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता जब तक काली चमड़ी वाले मजदूरों को अलग करके देखा जाएगा। लेकिन दास प्रथा की समाप्ति के साथ ही एक नए ओजस्वी जीवन के अंकुर फूटे। काम के घंटे 8 करो आंदोलन के साथ ही वहां गृह युद्ध का श्री गणेश हुआ। काम के घंटे 8 करो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो तेजी के साथ अटलांटिक से हिंद तक, न्यू इंग्लैंड से कैलिफोर्निया तक फैल गया। मार्क्स ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि किस तरह लगभग साथ-साथ वास्तव में 2 हफ्तों के अंदर बाल्टीमोर में एक मजदूर सम्मेलन ने 8 घंटे के कार्य दिवस को बहुमत से पारित किया और इंटरनेशनल की जिनेवा कांग्रेस ने ठीक वैसा ही निर्णय लिया। इस तरह अटलांटिक के दोनों ओर मजदूर आंदोलन ने उत्पादन की परिस्थितियों में गुणात्मक विकास किया। यह कथन इसी बात को बताता है कि किस तरह कार्य दिवस की सीमाओं को तय करने का आंदोलन चला और काम के घंटे 8 करो आंदोलन के रूप में साकार हुआ। जिनेवा कांग्रेस का निर्णय अमेरिकी नेशनल लेबर यूनियन के निर्णय से कैसे मेल खाता है, उसे इस कथन में देखा जा सकता है। क्योंकि कार्य दिवस की सीमाएं तय करने की मांग पूरे अमेरिका के मजदूरों की मांगों को प्रस्तुत करती हैं, इसलिए यह कांग्रेस इस मांग को पूरी दुनिया के मजदूरों के एक आम मोर्चे का रूप देती है। इंटरनेशनल की कांग्रेस पर इसी मुद्दे पर अमेरिकी मजदूर आंदोलन का और जबरदस्त प्रभाव पड़ा, लेकिन 23 साल बाद।
अमेरिका में मई दिवस का जन्म। 1872 में जब पहले इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन से न्यूयॉर्क आया तो पहला इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में समाप्त हो गया, लेकिन औपचारिक रूप से इसका अस्तित्व 1876 तक बना रहा। इंटरनेशनल पुनर्गठित हुआ और दूसरे इंटरनेशनल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे इंटरनेशनल की पेरिस कांग्रेस 1889 में 1 मई को उस दिन का रूप दिया गया जिस दिन दुनिया भर के मजदूर अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों के रूप में संगठित हों और अपनी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए संघर्ष करें। पेरिस कांग्रेस का यह महत्वपूर्ण निर्णय शिकागो में 5 साल पहले लिए गए एक निर्णय से प्रभावित था। यह निर्णय 5 साल पहले शिकागो में एक नवनिर्मित अमेरिकी मजदूर संगठन द फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, जो बाद में अपने संक्षिप्त नाम द अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के प्रतिनिधियों ने लिया था। 7 अक्टूबर 1884 को इस संगठन के चौथे सम्मेलन में निम्न प्रस्ताव पारित हुआ। फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा यह तय करती है कि 1 मई 1886 से 8 घंटे का कार्य दिवस वैध कार्य दिवस होगा और हम मजदूर संगठनों से आग्रह करते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार अपने नियमों को ऐसे निर्धारित करें कि वे इस प्रस्ताव के अनुकूल हों। लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि किस तरह यह संगठन 1 मई को 8 घंटा दिवस के रूप में प्रचलित करेगा। यह बात खुद इस बात की गवाह है कि जो संगठन 50,000 से ज्यादा सदस्यों का भी नहीं है, वह बिना उन फैक्ट्रियों, मिलों और खदानों में संघर्ष किए जिनमें उसके सदस्य काम करते थे और काम के घंटे 8 करो आंदोलन को बिना मजदूरों की और बड़ी आबादी में प्रसारित किए यह कैसे घोषित कर सकता था कि 8 घंटे का कार्य दिवस वैध कार्य दिवस होगा। इस प्रस्ताव का यह कथन कि फेडरेशन से जुड़ी सभी यूनियनें अपने नियमों को इस प्रकार निर्धारित करें कि वे इस प्रस्ताव के अनुकूल हों, इस बात से संबंधित है कि वे यूनियनें अपने सदस्यों को विशेष हड़ताल सहायता देंगी जो 1 मई 1886 से हड़ताल पर जा रहे हैं। हो सकता है कि वे इतने अधिक समय तक हड़ताल पर रहें कि उन्हें यूनियन से सहायता की जरूरत पड़े। चूंकि हड़ताल के समय में मजदूरों के पास जीविका चलाने का कोई साधन नहीं होता था, इसलिए यूनियनें उन्हें हड़ताल के समय विशेष सहायता देती थी। चूंकि यह हड़ताल राष्ट्रीय स्तर पर थी और उन सभी संगठनों को शामिल करती थी जो फेडरेशन से जुड़ी हुई थी, अतः इन सभी यूनियनों को अपने नियमानुसार अपने सदस्यों से हड़ताल के लिए स्वीकृति प्राप्त कर लेनी थी, खासकर इसलिए भी क्योंकि इन हड़तालों में उन्हें फंडों का खर्चा भी शामिल था। यह बात जरूर याद रहे कि यह फेडरेशन यानी आज का अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर स्वैच्छिक और संघीय आधार पर बना था और राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय सिर्फ फेडरेशन से जुड़ी यूनियनों पर लागू थे, वह भी तब जब यूनियनें उन निर्णयों का समर्थन करें। मई दिवस की तैयारियां। 1877 में जबरदस्त हड़तालें हुई। इन हड़तालों के दमन के लिए बड़े पूंजीपति कॉरपोरेशनों और सरकार ने सैनिक दस्ते भेजे, जिनका रेलवे और स्टील कारखानों के दसियों हजार मजदूरों ने बहादुरी से प्रतिरोध किया। इन संघर्षों का पूरे मजदूर आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह अमेरिका में पहला ऐसा जन उभार था जो राष्ट्रीय पैमाने पर हुआ था और अमेरिकी मजदूर वर्ग द्वारा संचालित था। इन संघर्षों में ये मजदूर राज्य और पूंजी की मिली हुई शक्तियों से भले ही हार गए, लेकिन इस दौर के बाद
अमेरिकी मजदूर समाज अपनी वर्ग स्थिति की ज्यादा गहरी समझ, एक बेहतर जुझारूपन और बहुत ऊंचे हौसले के साथ उभरा। यह एक तरह से पेंसिल्वेनिया के उन कोयला मालिकों को एक उत्तर था जिन्होंने एंथ्रासाइट क्षेत्र खदान कर्मियों के संगठन को तोड़ने की कोशिश में 10 जुझारू खदान कर्मियों को फांसी दे दी थी। हालांकि 1880-90 का दशक अमेरिकी उद्योग और घरेलू बाजार के विकास के नजरिए से सर्वाधिक सक्रिय दशक था, लेकिन 1884-85 के वर्ष में मंदी का एक झोंका आया। वास्तव में यह 1873 के संकट के बाद आवर्ती चक्रीय क्रम में आई हुई मंदी का ही दौर था। इस दौर में मौजूद बेरोजगारी और जनता द्वारा झेली जा रही कठिन तकलीफों ने छोटे कार्य दिवस के आंदोलन को एक नई गति दी। जल्द ही बने मजदूरों के उस संगठन अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने उस समय यह संभावना देखी कि 8 घंटे के कार्य दिवस के नारे को एक ऐसे नारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जो उन सारे मजदूरों को एक झंडे के नीचे ला सकता है जो न ही फेडरेशन में है न ही नाइट्स ऑफ लेबर में। नाइट्स ऑफ लेबर मजदूरों का एक बहुत पुराना संगठन था जो लगातार बढ़ रहा था। फेडरेशन यह समझ चुका था कि सभी मजदूर संगठनों के साथ मिलकर ही 8 घंटे के कार्य दिवस के आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। यही समझकर अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने नाइट्स ऑफ लेबर से इस आंदोलन में सहयोग की अपील की। फेडरेशन के 1885 के सम्मेलन में आने वाले साल की 1 मई को हड़ताल पर जाने का संकल्प दोहराया गया। कई राष्ट्रीय यूनियनों ने, खासकर बढ़इयों की और सिगार बनाने वाले यूनियनों ने तो हड़ताल की तैयारियों के कदम भी उठा लिए। 1 मई की हड़ताल के लिए हो रहे आंदोलनों ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। हड़ताली यूनियनों के सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी। नाइट्स ऑफ लेबर संगठन ने अपने विकास में कई छलांगे लगाईं। नतीजतन 1886 में मजदूरों का यह जुझारू संगठन अपने शीर्ष पर था। यह बात सामने आई कि उस दौरान नाइट्स ऑफ लेबर ने, जो फेडरेशन से ज्यादा प्रसिद्ध था और एक बेहद जुझारू संगठन के रूप में जाना जाता था, अपने सदस्यों की संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर ली थी। फेडरेशन वह संगठन था जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और हड़ताल की तारीख निश्चित की थी। उसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई और मजदूरों की विशाल आबादी में उसका सम्मान भी काफी बढ़ा। जैसे जैसे हड़ताल की तारीख करीब आती जा रही थी, यह बात सामने आ रही थी कि नाइट्स ऑफ लेबर का नेतृत्व, खासकर टेरेंट पाउडरली का नेतृत्व, आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहा है। और यही नहीं, वह अपने से जुड़ी यूनियनों को हड़ताल में हिस्सा न लेने की सलाह दे रहा है। फेडरेशन अभी भी लगातार मजदूरों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा था। दोनों संगठनों के जुझारू मजदूर सदस्यों की कतारें लगातार उत्साहपूर्वक हड़ताल की तैयारी कर रही थी। कई शहरों में 8 घंटा दस्ते और इसी तरह के अन्य जत्थे उभरे। उनके उभरने से पूरे आंदोलन में मजदूरों के बीच जुझारूपन की भावना में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इस लहर से संगठित मजदूर भी अछूते नहीं रहे। इस लहर से असंगठित मजदूर भी अछूते नहीं रहे। वे भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। अमेरिकी मजदूर वर्ग के लिए एक नई सुबह आ रही थी। मजदूरों के मिजाज को समझने का सबसे अच्छा रास्ता है कि उनके संघर्षों की गंभीरता और विस्तार के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे समझा जाए। एक समय में मजदूरों के लड़ाकू मिजाज को उस दौरान हुई हड़तालों की संख्या से समझा जा सकता है। पिछले सालों में हुई हड़तालों की संख्या के मुकाबले 1885 से 1886 के दौरान हुई हड़तालों की संख्या उस समय के मजदूरों के उस जबरदस्त लड़ाकूपन को दर्शाती है
जो उस समय आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। मजदूर 1 मई 1886 की महान हड़ताल की तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन 1885 में ही हड़तालों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई थी। 1881 से 1884 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों का औसत था मात्र 500 प्रति वर्ष, और उसमें भाग लेने वाले मजदूर थे औसतन 1,50,000 प्रति वर्ष। 1885 में हड़तालों और तालाबंदियों की गिनती 700 तक जा पहुंची और भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर हो गई 2,50,000। 1886 में तो हड़तालों की संख्या 1885 की तुलना में दोगुना होकर 1,572 जा पहुंची, और उसी अनुपात में हड़तालों और तालाबंदियों में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की संख्या भी बढ़कर 6 लाख हो गई। इन हड़तालों की व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1885 में इन हड़तालों से प्रभावित प्रतिष्ठानों की संख्या 2,476 थी, और अगले साल ही यह संख्या बढ़कर 11,562 जा पहुंची। नाइट्स ऑफ लेबर के नेतृत्व की खुली गद्दारी के बावजूद यह अंदाजा लगाया गया कि लगभग 5 लाख मजदूर काम के घंटे 8 करो आंदोलन में सीधे शिरकत कर रहे थे। हड़ताल का केंद्र शिकागो था, जहां हड़ताल सबसे ज्यादा व्यापक थी, लेकिन 1 मई को कई और शहर इस मुहिम में जुड़ गए थे। न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, मिलवॉकी, सिंसिनाटी, सेंट लुई, पीटर्सबर्ग, डेट्रॉइट समेत अनेक शहरों में शानदार हड़तालें हुई। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसने अकुशल और असंगठित मजदूरों को भी हड़ताल में खींच लिया था। उस दौरान वे अनुनादी हड़तालें काफी प्रचलित थी। पूरे देश में एक विद्रोही भावना फैल चुकी थी। बूर्जुआ इतिहासकार सामाजिक युद्ध और पूंजी से घृणा की बातें कर रहे थे, जो उस दौरान सुस्पष्ट होकर सामने आ चुकी थी। साथ ही वे मजदूरों की उन कतारों की बातें कर रहे थे जो उस समय आंदोलन के रथ को आगे बढ़ा रही थी। यह कहा जा सकता है कि 1 मई को हड़ताल करने वाले मजदूरों को आधी सफलता मिली, और जहां वे 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग नहीं मनवा सके, वहां भी वह काम के घंटों में पर्याप्त कमी करवाने में सफल रहे। शिकागो की हड़ताल और हे मार्केट की घटना। 1 मई को शिकागो में हड़ताल का रूप सबसे आक्रामक था। शिकागो उस समय जुझारू वामपंथी मजदूर आंदोलन का केंद्र था। हालांकि वह आंदोलन मजदूरों की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से साफ राजनीतिक रुख नहीं रखता था, फिर भी वह एक लड़ाकू और जुझारू आंदोलन था। वह मजदूरों का आंदोलन में जुझारू भावना बढ़ाने के लिए आह्वान करने को हमेशा तैयार रहता था, ताकि मजदूरों के जीवन की स्थितियों और काम करने की स्थितियों में सुधार लाया जा सके। चूंकि शिकागो की हड़ताल में कई जुझारू मजदूर दलों ने भाग लिया, इसलिए ऐसा माना गया कि शिकागो में हड़ताल सबसे बड़े पैमाने पर हुई। एक 8 घंटा एसोसिएशन काफी पहले ही इस हड़ताल की तैयारी के लिए बन गया था। वामपंथी लेबर यूनियनों से बनी सेंट्रल लेबर यूनियन ने 8 घंटा एसोसिएशन को पूरा सहयोग दिया, जो एक संयुक्त मोर्चा था, जिसमें फेडरेशन से लेकर नाइट्स ऑफ लेबर और सोशलिस्ट लेबर पार्टी तक शामिल थी। सोशलिस्ट लेबर पार्टी अमेरिकी मजदूर वर्ग की पहली संगठित समाजवादी राजनीतिक पार्टी थी। 1 मई के पिछले दिन रविवार को सेंट्रल लेबर यूनियन ने एक लामबंदी प्रदर्शन किया, जिसमें 25,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। 1 मई को शिकागो में मजदूरों का एक विशाल सैलाब उमड़ा और संगठित मजदूर आंदोलन के आह्वान पर शहर के सारे औजार चलने बंद हो गए और मशीनें रुक गईं। मजदूर आंदोलन को कभी भी वर्ग एकता के इतने शानदार और प्रभावी प्रदर्शन का एहसास नहीं हुआ था।
उस समय 8 घंटे के कार्य दिवस के महत्व ने और हड़ताल के चरित्र और विस्तार ने पूरे आंदोलन को एक विशेष राजनीतिक अर्थ दे दिया। अगले कुछ दिनों में यह राजनीतिक अर्थ और भी गहरा होता गया। काम के घंटे 8 करो आंदोलन 1 मई 1886 की हड़ताल में अपनी पराकाष्ठा पर था और इसने अमेरिकी मजदूर वर्ग की लड़ाई के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। इस दौरान मजदूरों के दुश्मन भी चुप नहीं बैठे रहे। शिकागो में मालिकों और शहर के प्रशासन की मिलीजुली शक्तियों ने जो जुझारू नेताओं को खत्म करने के लिए और इसके जरिए शिकागो को समग्र मजदूर आंदोलन को रौंद डालने के लिए छटपटा रही थी, मजदूरों के जुलूस को गिरफ्तार कर लिया और 3 और 4 मई की घटनाएं जो हे मार्केट कांड के नाम से जानी जाती हैं, साफ तौर पर 1 मई की हड़ताल का परिणाम थी। 4 मई को हे मार्केट स्क्वायर पर हुए प्रदर्शन में 3 मई को मैककॉर्मिक रीपर वर्क्स पर मजदूरों की एक सभा पर पुलिस ने बर्बर हमले का विरोध करने का आह्वान किया। इस क्रूर हमले में 6 मजदूर मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यह सभा जो हे मार्केट स्क्वायर पर हो रही थी खत्म ही होने वाली थी कि पुलिस ने मजदूरों की भीड़ पर हमला कर दिया। इसी बीच अचानक भीड़ में एक बम फेंका गया। इस हमले में 4 मजदूर और 7 पुलिस वाले मारे गए। हे मार्केट का भयंकर रक्तपात मजदूर नेताओं पार्सन, स्पाइस, फिशर और एंजल को फांसी और शिकागो के तमाम जुझारू नेताओं को कैद, संघर्षरत मजदूरों को शिकागो के मालिकों का यह जवाब था। पूरे देश की मिलों, फैक्ट्रियों के मालिकों को चेतावनी मिल चुकी थी। 1886 के उत्तरार्ध में मालिकों ने 1885-86 के आंदोलन के दौरान खोई हुई अपनी पुरानी स्थिति को फिर से पाने के लिए काफी आक्रामक रुख अपनाया। शिकागो के मजदूर नेताओं की फांसी के 1 साल बाद फेडरेशन, जो अब अमेरिकी फेडरेशन ऑफ लेबर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, के सेंट लुई के सम्मेलन में 1886 में काम के घंटे 8 करो आंदोलन को नए सिरे से जीवित करने का संकल्प लिया गया। 1 मई को, जो अब एक परंपरा बन चुकी थी और जो 2 साल पहले मजदूरों के राजनीतिक वर्ग प्रश्न के आधार पर हुए संघर्ष का केंद्र बिंदु बन चुकी थी, काम के घंटे 8 करो आंदोलन की फिर से शुरुआत का दिन बनने का सम्मान मिला। 1 मई 1890 को पूरे देश में छोटे कार्य दिवस के लिए हड़तालें हुई। 1889 के सम्मेलन में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नेता सैमुअल गोम्पर्स के नेतृत्व में हड़ताल आंदोलन को सीमित करने की नीच कोशिश कामयाब हो गई। यह तय हुआ कि कारपेंटर्स यूनियन, जिसे हड़ताल के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार यूनियन माना जाता था, हड़ताल में पहल करेगी और अगर यह पहल सफल सिद्ध होगी तो दूसरी यूनियनें भी हड़ताल में कूद पड़ेंगी। मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय बन गया। गोम्पर्स ने अपनी आत्मकथा में मई दिवस को पूरी दुनिया में प्रचलित करने में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर्स का योगदान इस प्रकार बताया है। जैसे जैसे काम के घंटे 8 करो आंदोलन की योजनाएं विकसित हो रही थीं, वैसे वैसे हम लगातार सोच रहे थे कि हम अपने लक्ष्य को विस्तारित कैसे करें। जैसे जैसे पेरिस में होने वाली मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, इंटरनेशनल वर्कर्स मेंस कांग्रेस का समय पास आता जा रहा था, मुझे यह बात समझ में आ रही थी कि इस कांग्रेस के विश्वव्यापी सहानुभूति पाकर हम अपने आंदोलन को लाभ पहुंचा सकते हैं। गोम्पर्स ने काफी पहले ही अपने सुधारवादी और अवसरवादी रुझानों को दिखला दिया था। उसकी यही रुझानें आगे चलकर उसकी वर्ग सहयोगवादी नीतियों में पूर्णतः फलीभूत हुई। यही गोम्पर्स अब समाजवादी मजदूरों के उस आंदोलन का समर्थन पाने को तत्पर था जिसके प्रभाव का उसने जबरदस्त विरोध किया था। 14 जुलाई 1879 को बास्तिये के पतन की 100वीं सालगिरह पर
पेरिस में कई देशों के संगठित समाजवादी आंदोलनों के नेता एकत्र हुए। वे पेरिस में उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रथम इंटरनेशनल के ढंग का मजदूरों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन फिर से बनाने के लिए जुटे थे, जिसे 25 साल पहले उनके महान शिक्षकों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने बनाया था। दूसरे इंटरनेशनल की इस स्थापना बैठक में एकत्रित हुए प्रतिनिधियों ने अमेरिकी प्रतिनिधियों के से 1884-86 के दौरान अमेरिका में चले 8 घंटे कार्य दिवस के आंदोलन के बारे में और हाल ही में उसके नए सिरे से उठ खड़े होने के बारे में सुना। अमेरिकी मजदूरों के उदाहरण से उत्साहित होकर पेरिस कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेस एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लेती है ताकि एक विशेष दिन सभी देशों में और सभी शहरों में मेहनतकश जन समुदाय राजकीय अधिकारियों से कार्य दिवस कानूनी तौर पर घटाकर 8 घंटे करने की तथा पेरिस कांग्रेस के अन्य निर्णयों को लागू करने की मांग करें। चूंकि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने दिसंबर 1888 में अपने सेंट लुई सम्मेलन में पहले ही ऐसे प्रदर्शन के लिए 1 मई 1890 का दिन तय किया है, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए स्वीकार किया जाता है। विभिन्न देशों के मजदूरों को अपने देश में मौजूद परिस्थितियों के अनुसार इस प्रदर्शन को जरूर आयोजित करना चाहिए। 1890 का मई दिवस कई यूरोपीय देशों में मनाया गया। अमेरिका में समाजवादी पीटर मैकगार्थर के नेतृत्व में कारपेंटर्स यूनियन ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल आयोजित की, जिसमें निर्माण कार्य के मजदूरों की अन्य यूनियनों ने भी भाग लिया। समाजवादियों के विरुद्ध असाधारण कठोर नियमों के बावजूद मजदूरों ने जर्मनी के औद्योगिक शहरों में मई दिवस मनाया। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी थी और मजदूरों के दमन का प्रयास भी किया, लेकिन दूसरी यूरोपीय राजधानियों में भी इसी प्रकार प्रदर्शन हुए। अमेरिका में शिकागो, न्यूयॉर्क शहरों में हुए प्रदर्शनों का विशेष महत्व था। कई हजार लोगों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर सड़कों पर जुलूस निकाला और ये प्रदर्शन शहर के मुख्य केंद्रों पर खुली सभाओं के साथ समाप्त हुए। 1891 की ब्रुसेल्स में आयोजित अगली कांग्रेस में इंटरनेशनल ने मई दिवस के मूल लक्ष्य यानी काम के घंटे 8 करोड़ को तो दोहराया ही, लेकिन साथ ही उसने यह भी जोड़ा कि इस दिन अनिवार्य रूप से काम करने की परिस्थितियों में सुधार करने और राष्ट्रों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदर्शन होना चाहिए। इस संशोधित प्रस्ताव में 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए मई दिवस के प्रदर्शनों के वर्ग चरित्र और उन मांगों के महत्व पर जोर दिया गया जो वर्ग संघर्ष को और गहरा कर रहे थे। प्रस्ताव में यह भी मांग की गई है कि जहां भी संभव हो काम रोक दिया जाए। हालांकि मई दिवस की हड़तालों के पीछे कुछ खास और तात्कालिक मुद्दे थे, लेकिन इंटरनेशनल ने प्रदर्शनों के उद्देश्यों को विस्तारित करने और उन्हें ठोस रूप देने का प्रयास शुरू कर दिया। ब्रिटिश श्रमिक संगठनों ने मई दिवस की तात्कालिक मांगों पर भी हड़ताल करने से इनकार करके और जर्मन सामाजिक जनवादियों के साथ मिलकर मई दिवस के प्रदर्शन को मई के पहले रविवार तक स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस पर एंगल्स के विचार। एंगल्स ने 1 मई 1890 को लिखी गई कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के चौथे जर्मन संस्करण की प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा संगठनों के इतिहास की समीक्षा करते हुए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के महत्व की ओर ध्यान खींचा। जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूँ, यूरोप और अमेरिका का सर्वहारा अपनी शक्तियों की समीक्षा कर रहा है। यह पहला मौका है जब सर्वहारा वर्ग एक झंडे तले एक तात्कालिक लक्ष्य के वास्ते एक सेना के रूप में गोलबंद हुआ है।
8 घंटे के कार्य दिवस को कानून द्वारा स्थापित करने के लिए यह शानदार दृश्य जो हम देख रहे हैं, वह पूरी दुनिया के पूंजीपतियों, भूस्वामियों को यह बात अच्छी तरह समझा देगा कि पूरी दुनिया के सर्वहारा वास्तव में एक हैं। काश आज मार्क्स भी इस शानदार दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए मेरे साथ होते। सर्वहारा के एक साथ हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पूरी दुनिया के मजदूरों की कल्पनाओं और क्रांतिकारी सहज वृत्तियों को अधिकाधिक जागृत कर रहे थे और हर साल प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 1893 में ज्यूरिख में हुई इंटरनेशनल की कांग्रेस में 1 मई के प्रस्ताव में जोड़ा गया निम्नलिखित अंश खुद ही आंदोलन के प्रति मजदूरों के बढ़ते समर्थन को दिखलाता है। इस कांग्रेस में एंगल्स भी उपस्थित थे। 1 मई के दिन 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए होने वाले प्रदर्शन को साथ ही साथ अनिवार्यतः सामाजिक परिवर्तन के जरिए वर्ग विभेदों को नष्ट करने की मजदूर वर्ग की दृढ़ निश्चयी आकांक्षा का प्रदर्शन भी होना चाहिए। इस प्रकार मजदूर वर्ग को उस राह पर कदम रखना चाहिए जो सभी मनुष्यों के लिए शांति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति की ओर ले जाने वाली एकमात्र राह है। अनेक पार्टियों के सुधारवादी नेताओं ने 1 मई के प्रदर्शनों को ओजहीन बनाने की कोशिश की। उन्होंने संघर्ष के इन दिनों को आराम और मनोरंजन के दिनों में बदलने की कोशिश की। इसलिए वे हमेशा मई दिवस का प्रदर्शन 1 मई के सबसे नजदीक वाले रविवार को आयोजित करने पर जोर देते थे। रविवार को मजदूरों को हड़ताल के जरिए काम ठप करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दिन वैसे भी काम नहीं होता था। सुधारवादी नेताओं के लिए यह दिन मात्र मजदूरों का एक अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी का दिन था, शोभा यात्राओं का दिन और दूर देहातों के मैदानों में खेल का दिन था। जबकि मई दिवस के बारे में ज्यूरिख कांग्रेस के प्रस्ताव में मांग यह की गई थी कि मई दिवस वर्ग विभेद के खात्मे के लिए मजदूर वर्ग की दृढ़ निश्चयी आकांक्षा के प्रदर्शनों का दिन होना चाहिए, यानी एक ऐसा प्रदर्शन जो शोषण और उजड़ती गुलामी पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था के ध्वंस के लिए हो, लेकिन इससे सुधारवादियों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वे अपने आप को इंटरनेशनल के निर्णयों से बंधा हुआ नहीं मानते थे। वे इंटरनेशनल की कांग्रेसों को मात्र अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती और सद्भाव के लिए किए जाने वाले जमावड़े समझते थे। जैसे जमावड़े प्रथम विश्व युद्ध से पहले अनेक यूरोपीय राजधानियों में हुआ करते थे। उन्होंने सर्वहारा वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकजुट कार्रवाइयों को हतोत्साहित और विफल करने के हर संभव प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों के निर्णय जो उनके विचारों से मेल नहीं खाते थे, उनके लिए कागजी प्रस्ताव मात्र थे। 20 साल बाद इन सुधारवादियों का समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल बेनकाब और नंगा खड़ा था। 1914 में इंटरनेशनल बिखर गया, क्योंकि अपने जन्म से ही वह अपनी मृत्यु का कारण साथ लेकर चल रहा था, और वह कारण थे मजदूर वर्ग को गुमराह करने वाले सुधारवादी नेता। 1900 की पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में पुरानी कांग्रेसों में पारित किए गए मई दिवस के प्रस्ताव को दोहराया गया। साथ ही इस प्रस्ताव को इस बात के साथ और भी शक्तिशाली बनाएंगे। लगातार बढ़ते मई दिवस के प्रदर्शन अब शक्ति प्रदर्शन में बदलते जा रहे थे। प्रदर्शनों में भाग लेने वाले और 1 मई को काम बंदी में हिस्सा लेने वाले मजदूरों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। मई दिवस लाल दिवस बन गया, एक ऐसा दिन जो जब भी आता था तो सभी देशों के प्रतिक्रियावादी शासकों के लिए अपशकुन साथ लेकर आता था। मई दिवस पर लेनिन के विचार।
रूसी क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी शुरुआती सक्रियताओं के दौर में ही लेनिन ने रूसी मजदूरों से मई दिवस का परिचय कराने में और उन्हें यह बताने में कि यह प्रदर्शनों और संघर्षों का दिन है, विशेष योगदान दिया। 1896 में जब लेनिन जेल में थे, उन्होंने मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली सेंट पीटर्सबर्ग यूनियन नामक एक मजदूर संगठन के लिए मई दिवस का एक पर्चा लिखा। यह मजदूर संगठन रूस में बने सबसे पहले मार्क्सवादी राजनीतिक ग्रुपों में से एक था। यह दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से जेल से बाहर लाया गया। मिमोग्राफी द्वारा इसकी 2000 प्रतियों की नकल उतारी गई और उन्हें 40 कारखानों के मजदूरों के बीच वितरित किया गया। यह पर्चा काफी छोटा था ताकि कम समझदार मजदूर भी आसानी से समझ सके। उस समय के एक व्यक्ति ने, जिसने पर्चे के प्रकाशन में मदद की थी, लिखा है, जब एक महीने बाद 1896 में प्रसिद्ध टेक्सटाइल हड़ताल हुई तो मजदूर हमें बता रहे थे कि इस आंदोलन को संवेग देने वाला प्रथम प्रेरणा स्रोत वही छोटा सा मई दिवस का पर्चा था। इस पर्चे में फैक्ट्रियों के मालिक किस तरह अपने मुनाफे के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और अपनी स्थिति को सुधारने की मांग करने पर सरकार उन पर किस तरह अत्याचार करती है, यह बताने के बाद लेनिन मजदूरों को मई दिवस के महत्व के बारे में बताते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अन्य देशों में मजदूर पहले ही शक्तिशाली यूनियनों में एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने अपने अनेक अधिकारों को लड़कर जीता है। वे 19 अप्रैल, 1 मई, पहली रूसी कैलेंडर पश्चिमी यूरोपीय कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। वे 19 अप्रैल को एकत्र होते हैं, जो एक सामान्य छुट्टी का दिन होता है। उस दिन वे दमघोटू कारखानों को छोड़कर संगीत की लय पर अपने लहराते हुए झंडों के साथ शहर की मुख्य सड़कों पर मार्च करते हैं, अपने मालिकों को लगातार अपनी बढ़ती हुई शक्ति दिखलाते हुए। उस दिन भारी संख्या में मजदूर इन प्रदर्शनों में जुटते हैं, जहां भाषणों में बीते सालों में मालिकों पर मिली जीतों को फिर से गिनाया जाता है और आने वाले सालों में संघर्षों की रणनीति तैयार की जाती है। इन प्रदर्शनों में मजदूरों की हुंकार के नीचे दबे मालिकों की यह हिम्मत नहीं होती कि वे कारखानों में न आने के लिए मजदूरों पर 1 पैसे का भी जुर्माना करें। उसी दिन मजदूर फिर से मालिकों के सामने अपनी पुरानी मुख्य मांग रखते हैं, 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। यही वह मांग है जिसे आप और दूसरे देशों के मजदूर लगातार बुलंद कर रहे हैं। रूसी क्रांतिकारी आंदोलन ने मई दिवस का पूरा फायदा उठाया। नवंबर 1900 में खारकोव में मई दिवस नामक पुस्तिका में प्रकाशित प्रकथन में लेनिन ने लिखा, अगले 6 महीने में रूसी मजदूर नई शताब्दी के पहले वर्ष का मई दिवस मनाएंगे। यही वह समय होगा कि जितना संभव हो उतनी बड़ी संख्या में जगह जगह मई दिवस मनाएं। इसमें बड़े पैमाने पर मजदूर हिस्सा लें, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ बड़ी संख्या में मजदूरों का भाग लेना नहीं है, बल्कि पूरी तरह संगठित होकर भाग लेना है, एक संकल्प के साथ भाग लेना है, जो एक ऐसे संघर्ष का रूप ले जिसे कुचला न जा सके, जो रूसी जनता को राजनीतिक आजादी दिला सके और नतीजतन जो सर्वहारा को अपने वर्ग विकास और फिर समाजवाद के लिए एक खुली लड़ाई का मौका दे। यह आसानी से समझा जा सकता है कि लेनिन मई दिवस के प्रदर्शनों को कितना महत्व देते थे। उन्होंने मजदूरों का 6 महीने पहले ही आह्वान कर दिया था कि मई दिवस पर संगठित हो, उसे कैसे मनाएं। उसके लिए मई दिवस रूसी जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक अदमनीय संघर्ष को खड़ा करने के लिए
और सर्वहारा वर्ग विकास और समाजवाद के लिए रैलियां करने का दिन था। मई दिवस के आयोजन कैसे महान राजनीतिक प्रदर्शन बन सकते हैं, इस पर बोलते हुए लेनिन ने 1900 के खारकोव मई दिवस आयोजन को एक विशिष्ट महत्व की घटना बताते हुए कहा, इस दिन सड़कों पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई, भारी संख्या में मजदूरों ने हड़तालों में भाग लिया, लाल झंडे फहराए गए, पर्चे में छपी मांगे प्रस्तुत की गई और इन मांगों यानी 8 घंटे की कार्य दिवस और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांगों के क्रांतिकारी चरित्र का प्रदर्शन हुआ। लेनिन ने खारकोव के पार्टी नेताओं की 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग के साथ अन्य छोटी मोटी और शुद्ध आर्थिक मांगों को मिलाने के लिए कड़ी भर्त्सना की, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मई दिवस का राजनीतिक चरित्र किसी भी तरह धुंधला हो। इसके बारे में उपर्युक्त प्रकथन में वह लिखते हैं, इन मांगों में सबसे पहली मांग होगी 8 घंटे के कार्य दिवस की आम मांग, जो सभी देशों के सर्वहारा वर्ग ने की है। इस मांग का सबसे पहले रखा जाना खारकोव के मजदूरों की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर आंदोलन के साथ एकजुटता के एहसास को दर्शाता है और निश्चित रूप से इसलिए इस मांग को छोटी मोटी आर्थिक मांगों से नहीं मिलाया जाना चाहिए, जैसे फोरमैन द्वारा अच्छे बर्ताव की मांग या तनख्वाह में 10% की बढ़ोतरी की मांग। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग पूरे सर्वहारा वर्ग की मांग है और सर्वहारा इसे एक एक मालिक के सामने नहीं बल्कि सरकार के सामने रखता है, क्योंकि ये ही आज के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। सर्वहारा वर्ग यह मांग समूचे पूंजीपति वर्ग के सामने रखता है, जो उत्पादन के सभी साधनों का मालिक है। मई दिवस के राजनीतिक नारे। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के लिए मई दिवस एक खास दिन बन गया था। 8 घंटे के कार्य दिवस की मूल मांग के साथ कुछ दूसरे महत्वपूर्ण नारे जुड़ गए, जिन पर मजदूरों को मई दिवस की हड़ताल और प्रदर्शनों के दौरान ध्यान देने के लिए आह्वान किया गया। इनमें ये नारे शामिल थे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद, साम्राज्यवादी युद्ध और औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करो, राजनीतिक बंदियों को मुक्त करो, सार्वभौमिक मताधिकार दो, आंदोलन करने का अधिकार दो, मजदूरों को राजनीतिक और आर्थिक संगठन बनाने का अधिकार दो। पुरानी इंटरनेशनल में मई दिवस के प्रश्न पर आखिरी बार 1904 में एम्स्टर्डम कांग्रेस में विचार हुआ था। मई दिवस के प्रदर्शनों में इस्तेमाल हो रहे नारों और इस बात पर समीक्षा करते हुए कि कई देशों में अभी भी मई दिवस पहली मई के बजाय मई के पहले रविवार को मनाया जा रहा है, इस कांग्रेस में पारित प्रस्ताव पुनः इन शब्दों में समाप्त होता है। एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सभी देशों की सामाजिक जनवादी पार्टियों और ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि वे पहली मई को पूरी ऊर्जा के साथ प्रदर्शन करें, ताकि 8 घंटे के कार्य दिवस को कानून द्वारा लागू किया जा सके, सर्वहारा की वर्ग मांगों को हासिल किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित किया जा सके। पहली मई के प्रदर्शन का सबसे प्रभावशाली तरीका है कामबंदी। इसलिए कांग्रेस सभी देशों के सर्वहारा संगठनों के लिए यह आदेश जारी करती है कि वहां भी संभव हो मजदूर को हानि पहुंचाए बिना पहली मई को काम बंद कर दें। जब अप्रैल 1912 में साइबेरिया में लेना के सोने की खानों के मजदूरों का कत्लेआम हुआ, तो रूस में एक बार फिर क्रांतिकारी सर्वहारा जन कार्रवाई का प्रश्न उठने लगा। उसी साल के मई दिवस पर सैकड़ों हजार मजदूर काम बंद करके सड़कों पर उतर आए। यह जार के अत्याचारों को चुनौती थी, जो 1905 की असफल रूसी क्रांति के बाद से और भी निरंकुश शासन कर रहा था। इस मई दिवस के बारे में लेनिन ने लिखा है, पूरे रूस में हुई मई की महान हड़ताल, इससे जुड़े सड़कों पर हुए प्रदर्शन, मजदूरों का क्रांतिकारी ऐलान
मजदूरों को दिए गए क्रांतिकारी भाषण साफ तौर पर यह बताते हैं कि रूस एक बार फिर धधकती हुई क्रांतिकारी परिस्थिति में प्रवेश कर रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान मई दिवस। सामाजिक जनवादी नेताओं द्वारा युद्ध के दौरान किया गया विश्वासघात 1915 में अपनी पूरी नग्नता के साथ सामने आ गया। उन्होंने अगस्त 1914 में साम्राज्यवादी सरकारों से हाथ मिला लिया था। इन विश्वासघातियों का यह भांडाफोड़ इसी दोस्ती का अवश्यंभावी परिणाम था। जर्मनी के सामाजिक जनवादियों ने मजदूरों को काम पर लगे रहने के लिए कहा और फ्रांसीसी समाजवादियों ने एक विशेष घोषणा पत्र में मालिकों को 1 मई से न घबराने के लिए आश्वस्त किया। दूसरे युद्धरत देशों के समाजवादियों के बहुलांश में भी ऐसी ही रुझानें दिख रही थी। इन हालात में केवल रूस में बोल्शेविक और अन्य देशों में अल्पमत क्रांतिकारी ही समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति ईमानदार बने हुए थे। लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लिब्कनेख्त की आवाजें सामाजिक अंतर्राष्ट्रवाद के नशे में पागल लोगों के विरोध में उठ खड़ी हुई। 1916 के मई दिवस के दिन आंशिक रूप से हुई हड़तालों और सड़कों पर हुई खुली झड़पों ने यह दिखा दिया कि सभी युद्धरत देशों के मजदूर अपने आप को कमीने गद्दारों के जहरीले असर से मुक्त कर रहे हैं। सभी क्रांतिकारियों की तरह लेनिन की नजर में अवसरवाद का पतन, दूसरे इंटरनेशनल का पतन, अवसरवाद का पतन मजदूर आंदोलन के लिए काफी फायदेमंद था और लेनिन द्वारा गद्दारों से मुक्त एक नया इंटरनेशनल बनाने का आह्वान वक्त की पुकार थी। 1915 की जिमरवाल्ड और 1916 की किंथॉल समाजवादी कांग्रेस में यह निश्चय किया गया कि लेनिन के साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में बदलने के नारे के तहत सारी दुनिया की क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीयतावादी पार्टियों और छोटी-मोटी समाजवादी पार्टियों की एकता को मजबूत किया जाएगा। 1916 के मई दिवस पर कार्ल लिब्कनेख्त और समाजवादी आंदोलन में उनके समर्थकों के नेतृत्व में बर्लिन में हुए विशाल प्रदर्शन मजदूर वर्ग की जीवंत शक्तियों के परिणाम थे, जो पुलिस के दमन और आधिकारिक नेताओं के विरोध के बावजूद आगे बढ़ती जा रही थी। 1917 में अमेरिका में युद्ध की घोषणा के बावजूद मई दिवस की गतिविधियां रुकी नहीं। समाजवादी पार्टियों के सर्वहारा तत्वों ने सेंट लुई में अप्रैल के शुरू में हुए आपात अधिवेशन में पारित युद्ध विरोधी प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और मई दिवस का इस्तेमाल साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध में प्रदर्शन के लिए किया। 1919 में क्लीवलैंड में हुआ मई दिवस का प्रदर्शन खास तौर पर उग्र था। इसका नेतृत्व करने वाले चार्ल्स ई. रथनबर्ग समाजवादी पार्टी के स्थानीय सेक्रेटरी थे। आगे चलकर वे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक बने और उसके जनरल सेक्रेटरी भी बन रहे। 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने इस प्रदर्शन में पब्लिक स्क्वायर की सड़कों पर मार्च किया और वहां हजारों नए लोगों ने इसमें जुड़कर इस प्रदर्शन को महान बनाया। पुलिस ने क्रूरता से इन मजदूरों की सभा पर हमला किया, जिसमें एक मजदूर की हत्या हो गई और अनेक मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। 1917 मई दिवस, जुलाई और फिर अक्टूबर के दिन रूसी क्रांति के विकास के विभिन्न चरण थे, जो बाद में रूसी क्रांति को उसके लक्ष्य तक ले गए। रूसी क्रांति ने, जिसने मानव जाति के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, मई दिवस की परंपराओं को नया संवेग और महत्व दिया। धरती के छठे भाग पर सर्वहारा शक्ति की विजय ने उस आकांक्षा को जीवन में उतार दिया था, जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नेताओं के मई दिवस प्रदर्शन की इस प्रतिज्ञा से झलकता है, जो उन्होंने 1890 को न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर ली थी। 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए संघर्ष करते हुए हम अपने अंतिम लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाएंगे, यानी पूंजीवादी उजरत प्रणाली का ध्वंस। रूसी मजदूर वर्ग इस लक्ष्य को सबसे पहले पूरा करने में सफल हुआ था, लेकिन
1917 के बाद अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नेता उस लक्ष्य से काफी दूर जा रहे थे जिसकी उन्होंने 1890 में घोषणा की थी। अब उनका पहला सरोकार पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने और साम्राज्यवाद के लिए राहें आसान करना था। वे नहीं चाहते थे कि अमेरिकी मजदूरों को रूसी सर्वहारा की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों से प्रेरणा मिले जिन्होंने मई दिवस की संघर्ष भावना को एक नया अर्थ दिया था और जिस दिन मजदूर वर्ग अपनी अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा पूंजीवादी शोषण एवं उजरती गुलामी की व्यवस्था से मुक्ति के लक्ष्य की घोषणा करता है। 1923 में मई दिवस के लिए वर्कर नामक साप्ताहिक में चार्ल्स ई रथनबर्ग ने लिखा, मई दिवस वह दिन जो पूंजीवादियों के दिल में डर और मजदूरों के दिल में आशा पैदा करता है। इस साल सारी दुनिया के मजदूर अमेरिका में कम्युनिस्ट आंदोलन को हमेशा से ज्यादा मजबूत पाएंगे। महान उपलब्धियों के लिए रास्ता साफ है और दुनिया की किसी भी जगह की तरह अमेरिका का भविष्य भी कम्युनिज्म है। इसी साप्ताहिक वर्कर के करीब 17 साल पहले के एक अंक में, जो कि मई दिवस विशेषांक था, यूजिन वी डेब्स ने लिखा था, यह सबसे पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह मजदूर वर्ग से सरोकार रखता है और क्रांति को समर्पित है। यह अंक 27 अप्रैल 1907 को प्रकाशित हुआ था। मई दिवस की इस बढ़ती हुई जुझारू परंपरा के जवाब में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नेताओं ने न केवल श्रम दिवस के रिवाज को प्रोत्साहित किया जो सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता था, ने केवल मई दिवस की इस बढ़ती हुई जुझारू परंपरा के जवाब में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के नेताओं ने केवल श्रम दिवस के रिवाज को प्रोत्साहित किया जो सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता था। मूलतः 1885 में स्थानीय स्तर पर इस दिन को स्वीकार किया गया था और बाद में मई दिवस के आयोजनों को प्रभावहीन बनाने के लिए कई राज्य सरकारों ने इसे मान्यता दे दी। हूवर प्रशासन ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के सहयोगी से 1 मई को बाल स्वास्थ्य दिवस घोषित कर एक जवाबी कार्रवाई की। बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में अचानक पैदा हुए इस रुचि को 1928 के अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के सम्मेलन के लिए कार्यकारिणी परिषद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को पढ़कर समझा जा सकता है। इसमें लिखा गया था, कम्युनिस्ट अभी भी 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज के बाद से 1 मई बाल स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक या आह्वान करते हुए लोगों से कहा है कि वे अब 1 मई को बाल स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका लक्ष्य यह है कि इस पूरे साल लोगों में बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। यह एक सबसे मूल्यवान लक्ष्य है। इसके साथ ही अब मई दिवस न ही हड़ताल दिवस के रूप में जाना जाएगा, न ही कम्युनिस्ट दिवस के रूप में। जोर लेखक का। 1929 का संकट। अनुभवों से कोई सीख न लेते हुए विश्व युद्ध के लगभग 1 दशक बाद प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियन नेता पूंजीवाद के अंतर्गत स्थायी संपन्नता आने के भ्रम के बीज बो रहे थे। उनकी इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि किस तरह हजारों लाखों असंगठित मजदूरों को एक झंडे तले लाया जाए और इस बात से अवगत कराया जाए कि पूंजीवाद भारी संकटों के बीच फंसने और इन संकटों का बोझ मजदूरों के ऊपर डालने वाला है। जब 1929 के अंत में आर्थिक ध्वंस आया और ट्रस्टों एवं एकाधिकारी संघों ने इस संकट का सारा बोझ मजदूरों पर डालना चाहा, तो मजदूरों के पास एक ही रास्ता बचा, हड़तालों और बेरोजगार मजदूरों के जन संघर्षों का रास्ता। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप, जिनका नेतृत्व कम्युनिस्टों ने किया था, अमेरिकी मजदूर और अधिक भयंकर विपदाओं को रोकने और अपने जनतांत्रिक अधिकारों का दायरा बढ़ाने में सफल रहे थे। साथ ही उन्होंने 1930 के दशक में
अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और CIO दोनों में अमेरिकी मजदूर वर्ग के इतिहास में ट्रेड यूनियन संगठन की महानतम प्रगति को दर्ज कराया। CIO को 1935 में जन्म और विभिन्न उद्योगों के मजदूरों में तेजी से इसका विस्तार पूरे मजदूर आंदोलन और देश के लिए ऐतिहासिक महत्व की प्रमुख उपलब्धि था। अमेरिकी मजदूरों के इस उभार के नतीजतन निग्रो लोगों के बराबर हकों के लिए संघर्ष और अमेरिका में एक जनतांत्रिक मोर्चे को और मजबूत बनाने की स्थितियां बन गईं। साम्राज्यवादी युद्ध और क्रांति तथा एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के द्वारा झकझोर दिए जाने के बाद केवल डेढ़ दशक के छोटे से कालक्रम में विश्व पूंजीवाद स्पष्टतः एक आम संकट के दौर में प्रवेश कर गया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था, इस संकट के कारण और भी भयंकर होती गई। विश्व के छठे भाग पर पूंजीवाद के खत्म हो जाने, उपनिवेशों में स्वतंत्रता के लिए संघर्षों का दुर्दमनीय विकास और उन्नत पूंजीवादी देशों में अपने जीवन स्तर को उठाने तथा अपने जनतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने एवं विस्तारित करने के लिए लगातार फौलादी होते इरादों से पूंजीवाद का यह आम संकट बढ़ता ही गया। ट्रस्ट और इजारेदार आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपनी पकड़ बचाए रखने की बदहवासी भरी कोशिशों में लग गए और इतिहास के अपरिहार्य विकास को रोकने के लिए फासीवाद की आतंकवादी तानाशाही की शरण में चले गए। फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका के इजारेदारों ने फासीवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने के लिए वह सब कुछ किया जो उनके बूते में था। उन्होंने पराजित जर्मनी और उन सभी देशों में जहां मजदूर वर्ग और प्रगतिशील ताकतों की कमजोरी और बिखराव ने फासीवादी विजय के लिए दरवाजे खोल दिए थे, फासीवाद को बढ़ावा दिया और अपनी थैलियां खोल दी। इजारेदार पूंजी के इन सारे विश्वव्यापी प्रयासों ने न केवल जनतांत्रिक उपलब्धियों को, जो शताब्दियों के संघर्षों के बाद हासिल हुई थी, नष्ट करने की कोशिश की, बल्कि एक नए विश्व युद्ध का रास्ता भी साफ कर दिया। फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष 1933 से 1949 के दौरान जर्मन फासीवाद ने पूरी दुनिया के प्रतिक्रियावादियों की भूमिका निभाई। एंग्लो अमेरिकन साम्राज्यवाद के प्रोत्साहन पाकर और पूरी दुनिया पर कब्जा जमाने के अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के तहत जर्मन फासीवाद ने योजनाबद्ध ढंग से पूरे विश्व युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। यह वही एंग्लो अमेरिकी साम्राज्यवाद था जिसका शुरू से एक लक्ष्य था, समाजवाद के विनाश के लिए युद्ध, जिसके लिए अब वह नाजी जर्मनी को खड़ा करने में सहायता कर रहा था। दूसरी ओर जापानी साम्राज्यवाद भी अपने स्वार्थों के लिए एक कुकृत्य में शामिल हो गया। अपनी प्रकृति के अनुसार इस तरह का कोई भी युद्ध हर देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के खिलाफ खड़ा होता है। इन स्थितियों में लगातार यह बात साफ होती गई थी कि मानव जाति का विकास मजदूरों, किसानों और उपनिवेशों की दबाई और कुचली गई जनता के हाथ में है। केवल वे ही कदम बढ़ाकर, पहल लेकर और अपनी एकता और प्रतिरोध के जरिए सभी देशों की जनतांत्रिक शक्तियों व तत्वों को अपने इर्द गिर्द गोलबंद कर सकते हैं और इजारेदार पूंजी द्वारा प्रेरित प्रतिक्रियावाद के बढ़ते अनर्थकारी विकास को रोक सकते थे। इसलिए 30 के पहले दशक के दौरान मई दिवस फासीवादी हमले का प्रतिरोध करने और एक नए विश्व विध्वंस का विरोध करने के लिए सभी जनतांत्रिक शक्तियों एवं जनता की एकता के आह्वान को लगातार गुंजायमान करता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध ने साफ तौर पर यह दिखला दिया कि मजदूर वर्ग ही किसी राष्ट्र की वास्तविक रीढ़ की हड्डी है। फासीवाद शक्ति हथियाने और दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध में झोंकने में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि मजदूर वर्ग असंगठित था, लेकिन वह कहीं भी एकजुट और युद्धरत
मजदूर वर्ग पर विजय हासिल न कर सका, जो हर जगह प्रगति और जनतंत्र की रक्षा का नेतृत्व कर रहा था और मानव जाति के जनतांत्रिक बहुमत को अपने इर्द गिर्द गोलबंद कर रहा था, ताकि फांसीवादी दानव का सर कुचला जा सके। इस युद्ध में हर जगह के जनतांत्रिक लोगों ने अपनी आंखों से यह देखा कि ये सोवियत रूस और हर जगह के मजदूर ही थे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जनतंत्र और प्रगति के लिए फांसीवाद के विरुद्ध एक ऐतिहासिक महायुद्ध की अगली कतारों में थे। इस युद्ध के दौरान हर जगह के मजदूरों ने काम पर रहकर और फांसीवादी सेनाओं के ध्वंस के लिए हथियार बनाकर मई दिवस बनाया। जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के बाद के पहले मई दिवस समारोह में लाखों लाख मजदूर उमड़ पड़े, खासकर यूरोप के विजेता और आजाद हुए देशों में। इन मजदूरों ने युद्ध को जारी रखने की और फांसीवाद के सभी अवशेषों को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई, ताकि हर हमेशा के लिए पूरे मजदूर वर्ग की जनता के अन्य प्रगतिशील तत्वों के साथ एकता कायम की जा सके, जो हमारे लिए इजारेदार पूंजी को इसके लिए अक्षम बना दे कि वह फिर से फांसीवाद की छत्र छाया में जा सके और फांसीवाद फिर अपना आदमखोर शासन कायम कर सके, ताकि जनतंत्र को, जो जनता की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, स्थापित और विकसित किया जा सके, ताकि एक अनश्वर शक्ति का निर्माण किया जा सके और दमन, उत्पीड़न, शोषण से मुक्त समाजवादी विश्व के पथ पर अग्रसर हुआ जा सके। हर देश का मजदूर वर्ग मई दिवस के अवसर पर मानव जाति के खुशहाल भविष्य और शक्ति के लिए संघर्ष करते हुए अंतर्राष्ट्रीयता और मैत्री की भावना के साथ सारी दुनिया की जनता को सलाम करता है।